बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ें की उनको आस्ता आस्ता किसी कंपाइल शक्ल दें। फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ के अंदर जो हम पहला सवाल जिस तरह आपको यूनिवर्सिटी पूछ सकती है वह एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज़ लॉ? एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज़ लॉ? एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन। यूँ करके भी पूछ सकता है और यूँ भी पूछ सकता है। डिफरेंट इट्स काइंड्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो हम यहाँ नोट्स पर लिखा हुआ है तो सिर्फ यही पूछे, हम इसी में रहे। अब वो काइंड्स पूछ ले तो हम कहेंगे कि ये क्या पूछ लिया। तो अगर वो काइंड भी पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है, डिफरेंट एस्पेक्ट भी पूछ सकता है, डिफरेंट ब्रांचेस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना, उससे मुराद यही बात होगी। अब ये बात मैं ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक दफ़ा रिवाइज दे देता हूँ। इस सवाल में नोट्स आपके हाथ में हैं और जिनके पास प्रिंट नहीं है वो प्रिंट ले भी सकते हैं। ये पढ़ा चुका हूँ मैं, सिर्फ आपको एक रिवाइज दे देता हूँ। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जो मैं हेड बोलूँगा वो, तो अगर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तो आप रेज योर हैंड, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। मिसाल के तौर पर जी, पहले एतबार से जी हमने कहा जी पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। अब आपको सबसे पहले जो लॉ को डिफाइन जब हम करते हैं तो लॉ इज़ ए बॉडी ऑफ रूल्स रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। ये इसकी डेफिनेशन होगी, ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अगर हम इसको इंट्रो करना जाएँ शुरू में तो हम कहेंगे कि एक लॉ जो है वो बनाया जाता है, अप्लाई किया जाता है by the state to dispensation of justice for the smooth running of the business of the government, for the smooth running of the business of the society, ठीक है, to control the human behavior, to regulate the human behavior। ये सारे सेंटेंस जो मैंने आपके साथ बोले ये आप इसके इंट्रो में दे सकते हैं और उसके बाद इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं आप। फिर आप क्लासिफिकेशन में तो पहली क्लासिफिकेशन इसकी आ जाएगी कि पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। अब पब्लिक लॉ क्या होता है ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। एनीबॉडी अमंग यू कैन एक्सप्लेन? बेटे आप, व्हाट इज पब्लिक लॉ? नो, हाँ जी, विच डील विद द पब्लिक एट लार्ज, विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट। यानी एक शहरी का रियासत के साथ जो ताल्लुक है और जो पब्लिक एट लार्ज को डील करता है, ठीक है, वो लॉ पब्लिक लॉ है। मतलब इसकी एग्जांपल हम दे दी, हमने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये इसकी एग्जांपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि पूरी स्टेट का एक फ्रेमवर्क तय करता है। इन दीज एस्पेक्ट वी कैन से दिस इज पब्लिक लॉ। हम दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं पब्लिक लॉ की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एडमिनिस्टर करता है। ये स्टेट फंक्शनरीज जो कि हमने उस दिन भी पढ़ी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसकी जो सब ऑर्डिनेट जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट शोबा ज़िंदगी को एडमिनिस्टर करते हैं। मसलन अगर आप देखें तो हमारा जो मुल्क का जो डिफेंस का जो सिस्टम है, इसके लिए हमारे पास डिपार्टमेंट है मिलिट्री। अब मिलिट्री का जो लॉ है ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। अब इसी तरीके से हमारी जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास पुलिस का सिस्टम है, तो ये भी पब्लिक लॉ है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक ब्रांच है जो पुलिस को डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर करती है। हमारे पास बहुत सारी और एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, PIA है, रेलवे है, ठीक है। सो मैनी डिपार्टमेंट्स आर देयर विच एडमिनिस्टर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब शहरों के अंदर आप देखें तो अगर कैपिटल टेरिटरी को देखें तो CDA उस पूरी टेरिटरी के अफेयर्स को, उसकी बिल्डिंग्स को, उसकी रोड्स को, उसकी स्ट्रीट्स को, स्ट्रीट लाइट्स को, उसके पानी को, उसके नक्शाजात को मरतब करती है। तो ये एडमिनिस्टर कर रही है। यानी ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्या है? डिफरेंट ब्रांचेज हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम जनरली एक बोल देते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेकिन उसके नीचे बहुत सारी ब्रांचेज हैं।
सर्विस का जो जितना लॉ है, जिसमें सिविल सर्वेंट जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हैं, फेडरल या प्रोविंशियल, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अगर आप ये अपने ID कार्ड बनाना है तो आप नादरा में चले जाएंगे, सिरे पूरा एक डिपार्टमेंट खड़ा है जो आपके पूरे उस मामलात को देखता है। आपने जी पेशेंट हैं, आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, पूरा एक हेल्थ का पूरा एक डिपार्टमेंट वहाँ पे खड़ा है। आपने पढ़ना है, पूरा एक डिपार्टमेंट एजुकेशन का खड़ा है। आप यूनिवर्सिटी, जिस तरह अभी आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो आपके लिए पूरा एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के ऊपर एकेडमिक काउंसिल है, ऊपर HEC जो फेडरल का अदारा है, पूरा एक सिस्टम जिसके तहत आप गवर्नर हो रहे हैं। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेज हैं ये। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेज जो है वो यानी वो डील करती हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं और शहरियों को डील करती हैं। यानी शहरी का और रियासत का जो आपस में रिलेशन है उसको क्या करती हैं, डील करती हैं। तो इन दीज सर्कमस्टांसिस हम ये कहेंगे कि ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक पब्लिक लॉ है। अब देखें ना, नादरा में ये बात है क्या कि जी कोई एक इंडिविजुअल जा सकता है, जो भी जिसका भी जो 18 ईयर को एज को अटेन करेगा वो वहाँ जाके बनवा ले। किसी का भी कैंसिल हो सकता है, किसी का सस्पेंड हो सकता है, किसी की नेशनलिटी का मामला है, किसी के पासपोर्ट का, तो ये हर बंदा जा, यानी पब्लिक एट लार्ज को ये डील करता है। अब ये इसकी मिसालें हो गई। अब इसके मुकाबले में दूसरा जो लॉ है वो कौन सा है पब्लिक लॉ के मुकाबले में? प्राइवेट लॉ। अब प्राइवेट लॉ जो है जो इंडिविजुअल के रिलेशन को डील करता है। मसलन फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ का पब्लिक एट लार्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। जो दो फैमिलीज हैं आपस में, उनका आपस में रिलेशन जो है उसको डिटरमिन करेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो दो कंट्रेक्चुअल पार्टीज हैं उनके रिलेशन को डील करेगा। रेंट का जो लॉ है, लैंडलॉर्ड और टीनेंट का जो रिलेशन है उसको डील करेगा। अगर आप टीनेंट नहीं है या उस बिल्डिंग में टीनेंट नहीं है या आप लैंडलॉर्ड नहीं है उस बिल्डिंग के, तो आपको उस रिलेशन से कोई ताल्लुक है? आप उस कंट्रेक्चुअल, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, वो उन दो इंडिविजुअल्स की बात है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट लॉ। प्राइवेटली वो उनको डील करता है। तो इस तनाज़र में भाई गिविंग इट अ शॉर्ट नोट कि अगर बात क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की इस तनाज़र में देखेंगे तो पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ विच डील विद द पब्लिक एट लार्ज, प्राइवेट लॉ विच डील विद द इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स, ड्यूटीज़ एंड राइट्स, उनको डील करता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई एम्बिगुइटी अगर आपको यहाँ तक है? दूसरे एतबार से अगर हम इसको देखेंगे वो है सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। अब व्हाट इज सिविल लॉ, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। आज सिर्फ इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ कि इस सवाल को जिस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। सिविल लॉ विच डील्स विद द राइट्स ऑफ द सिटीजन टुवर्ड्स ईच अदर। Civil matter which relates to property, which relates to your claims, which relates to your money, which relates to your declaration, which relates to your injunctions, which relates to your cancellation of document, which relates to your partnership, which relates to your affairs of accounts, renditions of account. So these are the instances, these are the example of civil law। यानी जो जब आपका कोई क्लेम है किसी के अगेंस्ट, वो पैसों की सूरत में है, वो प्रॉपर्टी की सूरत में है, वो आपके किसी राइट्स की डिक्लेरेशन की सूरत में है, इसको जो लॉ डील करता है वो सिविल लॉ कहलाएगा। चाहे आगे चलकर वो सिविल लॉ सब्सटेंटिव है, यानी जो आपके राइट्स देता है, या प्रोसीजरल है, जो आपको तरीकाकार बताता है कि सिविल राइट्स आपने लेने कैसे हैं। दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों सूरतों में वो सिविल लॉ ही कहलाएगा। अगर मिसाल के तौर पर ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट, अब आपके जहन में ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पीछे हमने एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लॉ की प्राइवेट लॉ के तनादर में, वो वहाँ पे उस एतबार से वो प्राइवेट लॉ था। जब उसको इस तनादर में देखेंगे, सिविल और क्रिमिनल के तनादर में देखेंगे, तो यहाँ पर वो सिविल लॉ है, वो एट द सेम टाइम प्राइवेट लॉ भी है उस तनादर में।
लेकिन इस तनादर में वो सिविल लॉ भी है। आप बात समझ रहे हैं ना, यानी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अभी तो आपने सर कहा था कि वो एक प्राइवेट लॉ है, वो प्राइवेट लॉ पब्लिक और प्राइवेट के तनादर में है, लेकिन सिविल और क्रिमिनल के तनादर में देखेंगे तो वो सिविल लॉ है। समझ आ रही है ना? एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में क्या बनता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होती हैं कंट्रेक्चुअल पार्टीज के अमंग, उनके दरमियान एक तहल्लुक बनता है, लीगल रिलेशन, लीगल बॉन्ड पैदा होता है। उस लीगल बॉन्ड के नतीजे में उनके दरमियान जो रिलेशन बना, उस रिलेशन ने उनके राइट्स पैदा किए, उनकी ड्यूटीज़ पैदा की। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट उनका किसी पार्टनरशिप को, एक दुकान पार्टनरशिप पर वो करना चाहते हैं, तो जी आपने इतने पैसे देने, मैंने इतने पैसे देने, इतना मुनाफा आपका होगा, इतना मुनाफा मेरा होगा, सुबह ड्यूटी आप देंगे, शाम ड्यूटी मैं दूंगा, दुकान का किराया हमने इस तरह पे करना है, बिल इस तरह पे करना है, डेली एक्सपेंसेस हमने इस तरह मीट करना है, हमने बिजनेस फलान उजत का करना। ये सारी उनके दरमियान क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशंस बन रही हैं, राइट्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो अब कल किसी वक्त अगर उनका कोई डिस्प्यूट बन जाता है कि जी उसने मेरा शेयर नहीं दिया, प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लिया, बिजनेस को ग्रैब कर लिया, अकाउंट्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया और मुझे बिजनेस से आस्ट कर दिया, मुझे ये नहीं पता कि क्या हिसाब किताब वहाँ चल रहा है, एक पार्टी ये कहती है और वो आपके पास पहुँच जाती है, जी हमें कुछ करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका एक क्लेम है, एक केस है कि इसको पता ही नहीं हिसाब किताब क्या है, तो इसका मतलब कि रेंडिशन ऑफ अकाउंट का केस है ये, प्लस रिकवरी ऑफ मनी का केस है, प्लस रिस्टोरेशन टू द बिजनेस वाला ये केस बनता है कि उसको अपनी, या वो ये कहता है जी कि मैं अब रिस्टोर नहीं होना चाहता वहाँ पर, तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का बिजनेस ये केस बनता है। तो ये सारी बात एक क्लेम है जो सिविल राइट्स हैं आपके, उनकी वायलेशन हुई है। यहाँ क्लियर हो गया, कोई एम्बिग्युइटी यहाँ तक? अब इसके मुकाबले में ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इसी तरीके से जी आप एक बंदा है, उसके फादर की डेथ हो गई जी, अब प्रॉपर्टी को डिवॉल्व होना है उसकी औलाद पर। अब कोर्ट को या डिपार्टमेंट को, मिसाल के तौर पर जी राजा बाजार में एक 10 मरले का घर है, अब उसका जो रिकॉर्ड है वो रजिस्ट्रार अर्बन के पास है और उसकी जो टैक्स के मामलात हैं वो म्यूनसिपल कमेटी के पास है। वहाँ पर जी अल्लाह दिता नाम से वो बंदा उस मकान का मालिक चल रहा है। अब उनको तो नहीं पता कि वो मर गया है, उनको क्या पता वो मर गया अल्लाह दिता, उनको ये क्या पता कि उस अल्लाह दिता के 4 बेटे हैं, 2 बेटियां, एक बेवा है। या ये जो 6 लोग 7 लोग हमारे पास आए, इनमें ये बेवा है, ये 2 बेटियां, ये 2 बेटे, ये 4 बेटे, ये म्यूनसिपल कमेटी वालों को क्या पता, या रजिस्ट्रार अर्बन को क्या पता, उनको जाके कहिए अब हमारे नाम कर दें। सो यू हैव टू गेट अ डिक्लेरेटरी डिग्री फ्रॉम द सिविल कोर्ट, यू हैव टू प्रूव योर केस, यू हैव टू डिक्लेयर योर सेल्फ, you need to get a declaration from the civil court being sons and daughters and widow of that deceased person. When you have a certificate, heirship certificate, declaratory degree issued by the civil court, then you would be able to produce that document before any authority, and that authority is bound by law to believe upon that document कि these are the person, sons and daughters and widow of that Aladita, and they will enter your name in replacement of Aladita as per your respective share introduced by the Holy Quran. मेरी बात समझ गए? जी जी शायद साहब। हाँ, ये बहुत अहम सवाल आपने किया। सेक्शन का जो मामला है वो भी आपका सिविल मामला है। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी है आपने, पार्ट गालबन 4 में जाकर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि यहाँ पर किसी बंदे की वफ़ात के बाद 2 तरह के होते हैं चीज़ें, एक हेयरशिप है और एक जानशीनी है, उर्दू में अगर हम कहें तो। अगर हम इंग्लिश में कहें तो एक आपका हेयरशिप सर्टिफिकेट का है और एक आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट है। अगर आपका क्लेम फाइनेंस से रिलेट करता है,
यानी प्रीडिसेसर जो है, मुतवफ़ी जो है, उसके पैसे अगर बैंक में हैं, उसके डिविडेंड हैं, किसी कंपनी में शेयर हैं, किसी बिजनेस में शेयर हैं, किसी से कर्ज वापस लेना है, यानी अगर वहाँ पर फाइनेंस इन्वॉल्व है तो यू नीड टू गेट अ सक्सेशन सर्टिफिकेट अंडर लॉ सक्सेशन एक्ट 1925, अंडर सेक्शन 373 अनवर्ड वहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक होगी बात। लेकिन इफ देयर इज नो फाइनेंस, जहां मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला नहीं है कि मूवेबल के लिए सक्सेशन होगा और इमूवेबल के लिए हेयरशिप होगा, नो, फाइनेंस जहां पर इन्वॉल्व है वहां पर हेयरशिप सर्टिफिकेट होगा, सॉरी सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा। लेकिन अगर उसके फाइनेंस के अलावा कोई चीज़ उसने प्रॉपर्टी छोड़ी है, चाहे वो गाड़ियाँ, हालांकि गाड़ी तो मूवेबल है, चाहे कोई फर्नीचर है, चाहे गोल्ड है, हालांकि ये सारी मूवेबल है, चाहे वो कोई मकान है, चाहे कोई वो प्लाजा है, चाहे वो कोई प्लाट है, इस सूरत में आपका जो चीज़ बनेगी वो हेयरशिप सर्टिफिकेट होगा और वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 42 के तहत बनेगा और वो सिविल कोड में, दोनों सिविल कोड ही बनाएंगी, हेयरशिप सर्टिफिकेट भी सिविल कोड बनाएगी और सक्सेशन सर्टिफिकेट भी सिविल कोड बनाएगी, लेकिन वो अलग लॉ के तहत, ये अलग लॉ के तहत, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। और ये बात भी, हालांकि ये दोनों एक चीज़ें हैं बट दे विल नॉट रिप्लेस ईच अदर। यानी अगर एक बंदे के हाथ में सक्सेशन सर्टिफिकेट है तो इट डज नॉट मीन के वो प्लाट भी उसके नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर आपने एक और चीज़ आपके पूछने से, शायद साहब के क्वेश्चन से, तीसरी बात ज़हन में आ गई कि अगर प्रॉपर्टी देई रकबा है, शहरी मकान है तो हेयरशिप सर्टिफिकेट, कंटोनमेंट बोर्ड के दूध में है तो हेयरशिप सर्टिफिकेट, कोई गाड़ी है तो हेयरशिप सर्टिफिकेट, कोई गोल्ड है तो हेयरशिप सर्टिफिकेट। लेकिन अगर देहाती रकबा है, जिसको हम एग्रीकल्चर लैंड भी कहते हैं, तो देन दे नीड टू गेट अ इनहेरिटेंस म्यूटेशन, जिसको हम वरासती इंतकाल कहते हैं, एंड दैट डॉक्यूमेंट विल बी सैंक्शन बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज, दैट विल बी सैंक्शन बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 46 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 19। ये आपको पार्ट 4 में पढ़ा जाएगा पूरा, इस पर भी एक 100 नंबर का सवाल है, पेपर है पूरा एक लैंड रेवेन्यू पर। तो ये आपने बुनियादी तौर पर, यही तो एक वकील की काम है कि जिस तरह का क्लाइंट आएगा, उस तरह की, जिस तरह का मामला, उस तरह की फोरम पर आप उसको लेकर जाएंगे। मैंने उस दिन प्रीवियस लेक्चर के अंदर यही बात कही थी कि यू हैव टू नीड टू डिटेक्ट द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ योर क्लाइंट, यू have to determine the right forum of your client, the right, exact and correct right of your client and correct forum of for your client and the procedure thereon for your client, और उसका वो पूरा उसका लिखना, यही आपका आर्ट है। तो ये सारी बातें क्या है, सिविल लॉ की ब्रांचेज हैं। सिविल, ये सारे आपकी क्या है, सिविल लॉ है इस तरह में। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसकी और सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, हज़ारों एग्जाम्पल हैं, रफ्ता 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 आप पढ़ते जाएंगे। लेकिन शॉर्ट बात, इसका असूल याद रखने का क्या है कि जहाँ पर क्लेम होगा, जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी, जहाँ पे इंजंक्शन होगा, जहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, जहाँ पे कैंसिलेशन होगा, जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, जहाँ पे अकाउंट्स होंगे, पैसों की रिकवरी होगी, ज़मीन की कब्जा पोजीशन होगा, ये सब आपके एक सिविल मैटर हैं और इनको सिविल लॉ डील करता है। आई होप सो कि ये आपको याद रहेगी अब बात। अब इसके मुकाबले में क्रिमिनल लॉ है। इसके मुकाबले में जो दूसरी ब्रांच है वो क्या है, क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करते हैं तो मैंने ये भी आपको उस दिन सरसरी पढ़ाया। एनीबॉडी अमंग यू कैन रिस्पॉन्ड मी, व्हाट इज क्रिमिनल लॉ? जी वेरी गुड। वो तो जो मर्डर, तो उसकी एग्जांपल होगी ना, विच रिलेट्स टू द क्राइम, विच रिलेट्स टू द ऑफेंस। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज ऑफेंस? जी बेटे बताएं। ठीक है, ये उसकी एक डेफिनेशन है
जो क्राइम की डेफिनेशन यही है। लेकिन स्पेसिफिकली ये लिटरल डेफिनेशन यही है जो आपने बताया कि एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, अगेंस्ट द सोशल वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली एज डिफाइंड अंडर पीपीसी, तो एनी एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाई लॉ। मेरा कोई ऐसा अमल, किसी भी शहरी का कोई ऐसा अमल जो कानून ने मना कर दिया, वो ऑफेंस है। यहां पे एक लीगल तरादर में आपने ये बात समझनी है, अपने सिविक सेंस से ये बात समझनी है, जो एक आम कॉमन शहरी का एक सेंस है, उससे हमने ये बात समझनी है कि एवरी एक्ट, हमारा हर अमल इजाज़त है सवाए उसके जो मना है, और जो मना है वो ऑफेंस है। अगर हम करेंगे वो ऑफेंस है। इट मीन कि अगर फॉरबिडन एक्ट हमने कमिट किया तो इट मीन्स वी कमिट एन ऑफेंस। मैंने इस पर इसके शरई तनाज़र के हवाले से भी आपको उस दिन एग्जांपल दी थी कि ये अमर बिल मारूफ है, यानी नही अनिल मुनकर है। अमर बिल मारूफ इबादत भी है और मामलात भी है कि ये काम हमने करने हैं, और ये नही अनिल मुनकर है कि ये काम हमने नहीं करने। और इधर एक तीसरी लिस्ट है ऑप्शनल कि ये काम आपकी मर्जी, आप करें या ना करें। ठीक है, अच्छे काम होंगे तो वैसे भी सवाब मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये जो नही अनिल मुनकर है ये नहीं करना। लेकिन ये तो आपको पता है कि कुरान पाक जो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बेसिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। लेकिन कुरान पाक अपनी नेचर के एतबार से उसकी उसका जो नॉलेज है या जो उसकी वाइज है, यानी विजडम है जो कुरान पाक का, ठीक क्या, उसका जो बेसिक इम्प्रेशन है वो क़यामत तक के तकादों के हिसाब से है। तो जैसे जैसे वक्त के तकादे बढ़ते गए, बेसिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल वही है कि नही अनिल मुनकर, उन पर सजा है। लेकिन प्रैक्टिकली ये बात है कि यानी कि मसलन साइबर क्राइम है तो इसका कुरान में तो जिक्र नहीं है, इसको तो आज के ज़माने में स्टेट ने मना किया। FIA के बहुत सारे मामलात ऐसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको उस तरह कुरान पाक में तो नहीं फॉरबिडन, लेकिन रियासत ने ओवरऑल एक सोसाइटी का जो एडमिनिस्टर चलाना है, अफेयर्स को एडमिनिस्टर करना है, उसकी बेसिक नॉर्म वहाँ से लेती है। तो टू दैट इफेक्ट क्या वो नही अनिल मुनकर को ही बेस बनाती है। और रियासत के लिए जो जो चीज़ फैटल है, यानी जो जो रवैया आप ये समझती है रियासत कि इस रवैये से स्टेट को या सोसाइटी को ये डिस्टर्बेंस हो सकती है, ये यहाँ से अगर ऐसे होगा तो सोसाइटी इस तरीके अंदाज से डिस्टर्ब होगी, तो वहाँ पे वो आगे रुकावट और कानून साजी टाइम टू टाइम करती रहती है। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे इंसान ने जिद्दत इख्तियार की, इंसानी दिमाग ने तरक्की की, शऊर बढ़ा, सोसाइटी में एडवांसमेंट आई, इसी रफ्तार से यानी जहाँ पे पॉजिटिव दिमाग ने काम किया वहाँ पे नेगेटिव दिमाग ने भी काम किया। आज से शायद 100 साल पहले रोड पे पर्स छीनने वाला उस तरह मामला नहीं था, स्ट्रीट क्राइम नहीं था, आज है। ठीक है, अच्छा, बैंक का जो सिस्टम था, बैंक से पैसे निकालने वाला, पहले पैसे जेब से चोरी होते थे, जेब कुतरे होते थे, आज भी हैं। ठीक है, लेकिन आज जो है वो ATM से वो करने वाला मामला है। तो अच्छा, पहले जो है वो डिसरिस्पेक्ट करने का तरीकाकार और होता था, आज जो वो अब सोशल मीडिया है, यहाँ पे भी उसके तरीके से भी मीडिया ट्रायल आप देख लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, और उस हिसाब से साथ साथ अब उन्होंने रियासत ने उस पर कानून साजी की। तो साथ साथ नए अमल जो है वो डिफ़ाइन होते कि ये भी मना है, अब 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 ये भी मना है। तो जो जो चीज़ मना होती गई वो ऑफेंस है। तो जो लॉ ऑफेंसेस को डील करता है, चाहे वो उस दिन का जो मेरा स्ट्रक्चर था क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम वाला, वो आपके जहन में है ना स्ट्रक्चर, जो मैंने उस दिन नसीर साहब शायद नसीर साहब आप शायद मौजूद थे ना, वो जहन में है। वो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लेट डाउन किया था। तो उसमें जनरल क्रिमिनल कोड भी थी, स्पेशल क्रिमिनल कोड भी थी। अब जनरल क्रिमिनल कोड की बात हो या स्पेशल क्रिमिनल कोड की बात हो, FIA की बात हो, एंटी टेररिज्म की बात हो, एंटी नारकोटिक की बात हो, नैब कोड की बात हो, या साइबर क्राइम कोड की बात हो, तमाम सूरतों में ये पूरा लॉ चाहे सब्सटेंटिव हो या प्रोसीजरल हो, इसको हम कहेंगे कि ये क्रिमिनल लॉ है। जो क्रिमिनल कोड के प्रोसीजर को डील करता है वो भी क्रिमिनल लॉ है, और जो अगरचे वो क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन
चाहे वो लॉ जो ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, ऑफेंसेस की पनिशमेंट बताता है, वो भी हमारा क्रिमिनल लॉ है। तो ये इस तनाज़र में आपको आई होप के शो के बाद जब समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक कोई एम्बिग्यूटी है तो आई एम अवेलेबल एयर। कोई एम्बिग्यूटी? अच्छा जी, नेक्स्ट ये हमारे पास है सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? पहले पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ पढ़ा, फिर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ पढ़ा। अब हम तीसरी जो एतबार से इसकी क्लासिफिकेशन बताने जा रहे हैं वो क्या है? सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पूछूं तो आपको याद हो सबको, क्योंकि मेरी ये हमेशा से कमिटमेंट रही कि क्लास के अंदर सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ क्या है बताइए? ओके, सब्सटेंटिव लॉ विच डिटरमिन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन। Substantive law which determine the rights and obligations of the citizen towards each other and towards state। यानी ये वो कानून जो आपके एक दूसरे के लिए हकूक़ व फ़राइज़ का तयन करता है या आपका रियासत के साथ हकूक़ व फ़राइज़ का तयन करता है, वो कानून आपका, और चाहे वो सिविल हो या चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। यानी अ सब्सटेंटिव लॉ इज अ लॉ विच डिटरमिन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टुवर्ड्स ईच अदर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स स्टेट। ठीक होगी बात? अब मिसाल के तौर पर मैं फैमिली से शुरू करता हूँ बात। एक जोजा मोहतरमा को मेंटेनेंस उनका या उनके बच्चों का हक है कि उसका खामन उसको वो प्रोवाइड करे। ये हक उसको किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? बताए ना। स्टेट ने तो दिया। किसके थ्रू दिया? लॉ ने दिया ना। आप कहें ना बेटे लॉ ने दिया, यानी रियासत ने एक लॉ बनाया कि ये उसका हक है। ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपको मिलनी है। ये राइट आपको किसने दिया? लॉ ने दिया। ऐसा ही है। आप एक घर किराए पे लेते हैं, उस घर में रहते हैं, किराया अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपको किसने दी? लॉ ने दी। जो उस कानून कॉन्ट्रैक्चुअल यानी जो रेंट का जो लॉ है जिसके नतीजे में आप पर ये ऑब्लिगेशन पैदा हुई, तो ये लॉ ने दी आपकी ये जिम्मेदारी। मैंने क्या लिखवाया डेफिनेशन कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये ड्यूटी है आपकी वो किराया अदा करना। इसी तरीके से आपको उस घर के हवाले से तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उसका टैक्स पे करना, उसके तमाम एसेसरीज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। ऐसा ही है। ये जिम्मेदारी उसको किसने दी? लॉ ने दी। ठीक हो गई बात? तो ये जिम्मेदारी उसने को लॉ ने दी। अब एक बंदा मर्डर हो जाता है रोड एक्सीडेंट में, उसके वर्सा का दियत के लिए हक है, या कि उनको किसने दिया? लॉ ने। ऐसे ही है। अगर कत्ले अमद हो गया तो उसको सजा मिले, इनको इंसाफ मिले वर्सा को, यह हक उनको किसने दिया? लॉ ने। मैं सिविल साइड से मिसाल दूं या क्रिमिनल साइड से एग्जांपल दूं? यानी एक ब्रांच एक जगह एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन दूसरे पहलू में जाकर वह इकट्ठे भी हो सकती है। ये बात, इसकी बेसिक थीम को, इसके बेसिक फलसफे को आपने समझा, चूंकि वी आर स्टडिंग फिलॉसफी ऑफ लॉ। यानी वहां जिस एतबार से हमने इसको, जिस नेचर के एतबार से हमने पीछे क्रिमिनल लॉ को और सिविल लॉ को अलग तनादर में देखा, तो वहां तो एक दूसरे के अपोजिट थे,
लेकिन जब उसको हमने सब्सटेंटिव लॉ के तनादर में देखा तो उसके अंदर एग्जाम्पल सब्सटेंटिव लॉ के अंदर क्रिमिनल लॉ की भी आ रही है, सिविल लॉ की भी आ रही है, फैमिली लॉ की भी आ रही है, रेंट लॉ की भी आ रही है ना, समझ गए बात। सो सब्सटेंटिव लॉ इज ए लॉ विच प्रोवाइड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स स्टेट। अच्छा जी, रियासत को टैक्स देना है, यह आपकी सब्सटेंटिव लाइबिलिटी है। रियासत को टैक्स अदा करना है, ये आपकी सब्सटेंटिव लाइबिलिटी है। रियासत के साथ आपने लायल रहना है, मैंने लायल रहना है। हमारी लायबिलिटी जो टुवर्ड स्टेट है वो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, कौमी जिम्मेदारी है हमारी। जो स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं, यहां से हम नीचे उतरते हैं, रोड का ख्याल रखना, पार्क्स का ख्याल रखना, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, दरख्तों का ख्याल रखना, पानी का ख्याल रखना, ये हमारी क्या है, कौमी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये जिम्मेदारियां हैं हमारी, सब्सटेंटिव लाइबिलिटीज़ है। ये सब्सटेंटिव लॉ की बेसिक नॉर्म्स ने ये टुवर्ड्स अस क्रिएट की है फॉर स्टेट। इसी तरीके से मुझे प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन, मुझे जस्टिस प्रोवाइड करना, मेरी वेलफेयर करना, यानी शहरी की, इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो ये जो लाइबिलिटीज़ और राइट्स का जो एक रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड सब्सटेंटिव लॉ। क्लियर होगी बात यहां तक। इसके मुकाबले में जी अभी प्रोसीजरल लॉ है इसके सामने। प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजर के नाम से क्या मीनिंग आपको जब वो परसीव होते हैं? प्रोसीजर, ठीक है, ये प्रोसीजरल लॉ को आपने वही वर्ड दोबारा बोल दिया। अब आप कोई और नाम इसको देंगे? प्रोसीजर बताए ना, अपने सेंस से बताएं, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी रटी रटाई बात। जी बेटे बताइए। ठीक है, और कुछ जी शायद साहब, प्रोसीजर से क्या कंसेप्ट बनता है? हैं, हाँ जी, गुड, वेरी गुड, मेथड। जी बेटे किरण आप बताओ। मेथड, तरीकाकार, वेज, मीन्स, मोड, कितने नाम आते हैं, कितने मीनिंग आते हैं। अब जब हम कहते हैं मोड, मोड्स, तरीकाकार, इससे क्या मुराद है? शायद साहब आपका चैम्बर है जी, बंदा आया, कहानी सुनी, राइट्स का तयन कर लिया आपने कहा ये जो बात कह रहा है ना कि सर मकान किराए दे देता सी, किराएदार का एग्रीमेंट पूरा हो गया, खाली नहीं कर रहा। यहाँ से जो आपके जहन में फौरी जो सवालात और जवाबात जन्म लेंगे और जवाब आपके जहन में क्रिएट होंगे, वो क्या है कि ये इनका जो रिलेशन है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का है। इसका मतलब कि ये टेनेंसी का लॉ डील करता है। अब आगे चल कर चुके आप अगली सेशन में, अगले 1-2 सेशन में मज़ीद लॉ भी पढ़ चुके होंगे, जी के जी कंटोनिंग बोर्ड के हदूद, शहरी हदूद, देहाती प्रॉपर्टी। तो फिर अब आपने तयन करें कि प्रॉपर्टी अगर कैंट बोर्ड में, तो उसका मतलब कि कैंट का लॉ जो रेंट का लॉ है वो इस पर लगेगा। चिकलाला में है तो चिकलाला में जाएंगे, कंटोनिंग बोर्ड कैंट में है तो उसमें जाएंगे, अगर शहरी जायदाद है तो सिविल कोर्ट का जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसमें जाएंगे, ठीक है, पंजाब रेंट प्रेमिसेस एक्ट 2009 के तहत वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब उस पर जाने का तरीकाकार क्या है? एक पिटीशन लिखेंगे, उस पर इतनी इतनी टिकटें लगेंगी, उस पर साथ फ़र्क पता लगेगा, उसके साथ फरिस्त इनसार लगेगी, फरिस्त पेशकर्दा लगेगी, वकालतनामा लगेगा, उस पर साइन होगा, ठीक है, फाइल बनेगी, उस पर बाहर अनुमान लिखा जाएगा, कोर्ट का नाम लिखा जाएगा, कोर्ट में जाकर दाखिल करनी है। उसके बाद मुतलका जज को एलोकेट हो जाएगी, मुतलका जज के पास पेश होना है। जब पेश होंगे तो दूसरी पार्टी को नोटिस होने हैं, नोटिस हो के वो जब हाज़िर हो जाएगी तो वो उसका जवाब देगी। दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद फ्री अदालत जहाँ पे कंट्रोवर्सी है, जिन पॉइंट्स पर कंट्रोवर्सी है, उस पर इशू फ्रेम करेगी। इशू फ्रेम करने के बाद वो हमें कहेगी अपनी शहादत ले आओ, ज़बानी या दस्तावेज़ी जो भी है,
फिर दूसरी उस पर दूसरा वकील क्रॉस करेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक किया जाएगा, फिर दूसरी पार्टी पर शहादत लाई जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी को हम शेक करेंगे। दोनों फ्रीकैन को जो वकील है वो उनकी मिसल जो शहादत आ जाएगी जब, तो उससे अपने अपने आर्गूमेंट्स देंगे कोर्ट को, अपने अपने फ़ायदे के जो पॉइंट्स हैं उनको कोर्ट को असिस्ट करेंगे, दूसरे की बात को रिबट करेंगे, अपनी बात को प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद जज साहब उस पर एक फ़ैसला सादर कर देंगे। ये अब तरीक़ाकार हमने बयान किया, पूरा एक स्कीम, ठीक है। ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ये तो मैंने सरसरी बयान किया। तो इसको मिन्यूट डिटेल के अंदर बहुत सारे फोरम पर बहुत सारे प्रोसीजर हैं। मसलन बाद जगहों पर लीगल नोटिस पहले देना है जी, वो मैंडेटरी है। बाद अपीलें जी लीगल नोटिस देना लाजमी था या अपील का नोटिस देना लाजमी था। बाद जगहों पर बैंकिंग कोड है जी, वहाँ पे प्रोसीजर इस तरह का है जी कि जैसे आप पटिशन दाखिल करेंगे, अखबार, इश्तिहार जी, कोरियर, रजिस्ट्री, सारे प्रोसीजर इकट्ठे आपने मोड अडाप्ट करने तलबी के, ठीक है। किसी और जगह पर कोई और, किसी जगह पर लिमिटेशन 10 दिन है जी, किसी जगह पर महीना लिमिटेशन है जी, किसी जगह 6 महीने लिमिटेशन है जी, ठीक है। उस टाइम टेन्योर के अंदर ये सारा क्या है, प्रोसीजर लॉ है। कोर्ट में जाने का तरीक़ाकार, वहाँ पे शहादत देने का तरीक़ाकार, वहाँ पे दस्तावेज़ात देने का तरीक़ाकार, उसका जो टाइम फ्रेम है, ये सारे जितने स्टेप्स हैं, ठीक है, ये सारों को हम क्या कहेंगे, मोड्स, मेथड, वेज, प्रोसीजर, तरीक़ाकार। ये चाहे फौजदारी साइड पे हो यानी क्रिमिनल साइड पे हो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसको भी हम कहेंगे ये भी प्रोसीजर लॉ है। अगर सिविल साइड पे सीपीसी हो तो उसको भी हम कहेंगे कि ये क्या है, क्या है, ये भी प्रोसीजर लॉ है। अगर वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 वो हो जिसके तहत पूरी फैमिली कोर्ट गवर्न हो रही है, वो बिजनेस ऑफ द कोर्ट को रन कर रही है कोर्ट, तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि ये प्रोसीजर लॉ। अब देखें फैमिली कोर्ट में हस्बैंड एंड वाइफ और जो बच्चे हैं, इनके जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर हैं, वो सारे वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में नहीं लिखे हुए एज दैट इज प्रोसीजरल लॉ। वो लिखे हुए मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर। ये डावर है, ये डावरी है, ये महर है, ये इसलिए वो सब्सटेंटिव लॉ है। जहां उसके हस्बैंड एंड वाइफ के राइट्स लिखे हैं वो क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। जहां पे वो लेने का तरीकाकार लिखा हुआ है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, वो प्रोसीजरल लॉ है। तो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ दैट, कि ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। बाई गिविंग अ प्रिसाइज नोट, कंक्लूडिंग नोट रिगार्डिंग बोथ दी प्रीवियस होल टॉपिक कि व्हाट इज़ लॉ, यू हैव टू, आपको बेसिक लॉ की जो थीम है वो पता होनी चाहिए कि लॉ एक स्टेट के अफेयर्स को गवर्न करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी को वेल एडमिनिस्टर करने के लिए एक बेसिक टूल है। ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका। फिर आप उसको लॉ को डिफाइन करेंगे, लॉ इज ए बॉडी ऑफ रूल रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। फिर आप कहेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, फिर एक एक एग्जाम से आप उसकी क्लासिफिकेशन करते जाएंगे, उसको एलोबरेट करेंगे, उसके डिफरेंट पॉइंट्स को बनाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के अंदर पहली क्लासिफिकेशन आपने क्या पढ़ी, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ को आप बताएंगे कि जो पब्लिक लॉज को डील करता है उसके एग्जांपल आप देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस को आप दे दें बेशक नीचे उसके एग्जांपल के तौर पर। फिर आप कहेंगे कि सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ विच डील विद द सिविल मैटर, सिविल राइट्स, क्लेम्स, प्रॉपर्टी, मनी, अकाउंट्स एट्सेट्रा, ठीक है। फिर आप कहेंगे जी क्रिमिनल लॉ विच डील विद द ऑफेंसेस, ठीक है। आप पीपीसी की मिसाल दे दें, आप एंटी टेररिज्म की दे दें, एंटी नारकोटिक्स की दे दें, ठीक है, साइबर क्राइम की दे दें, ठीक है। ये आपके एग्जांपल आ गए। फिर आप लास्टली कहेंगे सब्सटेंटिव लॉ विच डील विद द डिटरमिन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन टुवर्ड्स ईच अदर। और उसके साथ फिर आप कहेंगे कि इट डील विद द सब्सटेंटिव लॉ, ऑब्लिगेशन एंड राइट्स। वेयर एज इसका जो अपोजिट है वो प्रोसीजरल लॉ विच डील द मेथड, मैकेनिज्म
फिर उसकी मिसालें देंगे, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की मिसाल दे दें, लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर भी प्रोसीजर है, वहाँ सब्सटेंटिव भी है, बाद औक़ात एक ही लॉ के अंदर उसके लोगों के राइट्स भी बताए गए हैं, उसी के अंदर प्रोसीजर भी बताया गया है। लैंड रेवेन्यू एक्ट इसकी एग्जांपल है, यानी वो पार्शली आपका सब्सटेंटिव है, बताया गया है कि तकसीम आपका हक है जायदाद की तकसीम करना, उसी के अंदर बताया गया कि तकसीम का तरीकाकार क्या है। म्यूटेशन, इंतकाल, विरासती इंतकाल, या आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसका इंतकाल करवाना है, देहाती रकबा है, वो आपका हक है, उसी के अंदर बताया गया और उसी के अंदर उसको इंतकाल का तरीकाकार भी बताया गया। तो उस लॉ को आप कहेंगे कि अगर जहाँ पे वो आपके राइट्स बताता है तो वो उस हद तक वो सब्सटेंटिव है, जहाँ पर प्रोसीजर बताता है उस हद तक आपका प्रोसीजर लॉ है।